हाय, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों का शिवम मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड बालपुरा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथमेटिक्स का इकाई प्रथम संबंधों के प्रकार। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले हमारे प्रथम सेशन में संबंध की परिभाषा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। संबंध किसे कहते हैं, इसके संबंध में हमने विस्तार से डिस्कशन किया था और ये भी कहा था कि संबंध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R होगा यदि R is subset and equal to A into A। ये हमारे लिए इसमें ये रहना चाहिए जहां R को संबंध समुच्चय कहते हैं, संबंध समुच्चय, तथा A एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। R को हम समूह समुच्चय कहते हैं और यह समूह समुच्चय अरिक्त समुच्चय A में परिभाषित है। तो ये क्लियर हो गया। क्लियरिटी ये है कि कोई भी संबंध R किसी भी अरिक्त समुच्चय A में परिभाषित है तब R is subset and equal to A into A होगा, where A into A समुच्चय A का स्वयं समुच्चय A के साथ कार्तीय गुणन है, कार्टीशियन प्रोडक्ट है। अब देखिए संबंधों के प्रकार। संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यदि किसी अरिक्त समुच्चय में विद्यमान अवयव एक दूसरे से किसी भी संबंध से जुड़े हुए हैं तब अरिक्त समुच्चय A के कार्तीय गुण का समुच्चय एक संबंध कहलाता है। और ये संबंध 3 प्रकार से विभाजित होते हैं: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 3 प्रकार के संबंध होते हैं मुख्यतः। संबंधों के प्रकार: टाइप्स ऑफ रिलेशन,
are three types: reflexive, symmetric and transitive. तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वतुल्य संबंध का। इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे स्वतुल्य संबंध के अर्थ में। स्वतुल्य संबंध को हम ब्रीफली समझने का प्रयास करेंगे। स्वतुल्य संबंध, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंडरलाइन प्लीज, अंडरलाइन कर दें। अब इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम संबंध की व्याख्या करते हैं तो हम किसी एक समुच्चय को लेते हैं और वह समुच्चय अरिक्त समुच्चय होता है। तो देखिए, माना कि अरिक्त नॉन इम्पेटिसेट अरिक्त समुच्चय ए में, कैपिटल ए में एक संबंध कैपिटल आर, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि, इसका मतलब अब शर्त हो गई। माना कि अरिक्त समुच्चय ए में, अरिक्त का मतलब हुआ समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव निश्चित विद्यमान है। एक संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि ए आर ए एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये इसका गणितीय प्रतिरूप है। इसको हमें गंभीरता से समझना है कि दो अवयव है, अर्थात समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव मैंने ए ले लिया, वह अवयव स्वयं से संबंधित है, इसका ए आर ए। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे अवयव ए का ए से संबंध, अवयव ए का ए से संबंध। ये अवयव ए कहां से आया? अरिक्त समुच्चय ए से आया। इस कारण मैंने लिखा एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक अवयव ए समुच्चय ए में विद्यमान है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इन सेट ए। अर्थात प्रत्येक समुच्चय एक में विद्यमान अवयव निश्चित ही समुच्चय में होगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्रमिक युग्म के रूप में ए कोमा ए। ये क्रमिक युग्म बन गया और ये पूरा का पूरा क्रमिक युग्म बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए इन सेकंड फॉर्म इन मैथमेटिक्स। दूसरा रूप स्वतुल्य संबंध का गणितीय रूप हो गया सेकंड। क्रमिक युग्म में विद्यमान दोनों अवयव एक जैसे हैं, एक ही है ए और ए, बिलोंग्स टू आर अर्थात स्वतुल्य संबंध को बिलोंग करता है। तब इस क्रमिक युग्म में विद्यमान अवयव ए निश्चित ही अरिक्त समुच्चय ए में है। समझ में आया? तो ये यहाँ पे ये जो संबंध है मैथमेटिकली जो फॉर्म है ये क्रमिक युग्म के रूप में है।
अर्थात हम दूसरे अर्थों में इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि संबंध किसी अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय या उसके बराबर होता है तथा कार्तीय गुणन में जो जिन अवयवों का कार्तीय गुणन करते हैं उन्हें हम कैमिक युग्म के रूप में लिखते हैं। तो संबंध निश्चित ही संबंध का जो समुच्चय है, द सेट ऑफ रिलेशन, संबंध का जो समुच्चय है वह समुच्चय के रोस्टर रूप में क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। अर्लियर रीड हम पढ़ चुके हैं कि क्रमित युग्म में दो अवयव रखे जाते हैं। जो पहला अवयव होता है उसे प्रथम घटक कहते हैं, दूसरा जो अवयव होता है उसे हम द्वितीय घटक कहते हैं। प्रथम घटक के अवयव सदैव x कहलाते हैं तथा द्वितीय घटक के अवयव सदैव y कहलाते हैं। दो क्रमित युग्म की तुलना की जा सकती है। यदि दो क्रमित युग्म की तुलना करते हैं तो मध्य में बराबर का चिन्ह होता है। प्रथम घटक क्रमित युग्म प्रथम घटक का अवयव बराबर क्रमित युग्म द्वितीय के प्रथम घटक का अवयव बराबर होगा। अर्थात x, y = 1, 2। जहां ये दोनों क्रमित युग्म में है, तुल्य क्रमित युग्म है, हम लिखेंगे x = 1, y = 2। अगर क्रमित युग्म के रूप में कोई समुच्चय बना हुआ है तो संबंधों का समुच्चय जो कार्तीय गुणन से आता है और ये क्रमित युग्म के रूप में लिखा गया है। ये दो रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब हो गया किसी भी अरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो हम उस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 संबंध R 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 3। ये कोई एक संबंध है जो क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और रह गया मेरे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3। अर्थात अरिक्त समुच्चय, कोई भी अरिक्त समुच्चय था A, उसमें 3 अवयव है 1, 2, 3। इसका क्रमित युग्म का जो समुच्चय बना उसमें 9 क्रमित युग्म है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। हमें ये क्रमित युग्म अर्थात हमारे पास दे रखा सेकंड फॉर्म में। हमें ये देखना है कि अरिक्त समुच्चय A में विद्यमान 3 अवयव 1, 2, 3 क्या प्रत्येक से संबंधित है, अर्थात 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। यहां 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R और 3, 3 belongs to R। क्योंकि इसमें 3 अवयव 1, 2, 3, मुझे इन 3 अवयवों को देखना है
क्या एक का एक के साथ संबंध है, दो का दो के साथ संबंध है, तीन का तीन के साथ संबंध विद्यमान है क्या, या ऐसा दिया गया है क्या? तो मैंने देखा एक, दो, ये तीन क्रमित युग्म ऐसे हैं जहां उसमें विद्यमान अवयव स्वयं से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स की सेकंड फॉर्म के अनुसार यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक संबंध स्वतुल्य संबंध कब कहलाता है, जब वह संबंध जिस समुच्चय पर, जिस ऐरिक समुच्चय पर परिभाषित होता है, उस ऐरिक समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तब हम कह सकते हैं कि यह संबंध निश्चित ही स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। यदि हम इसको मैथमेटिक्स फॉर्म फर्स्ट के रूप में लिखें तो या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1R1 2R2 3R3 3R3, अर्थात एक का एक से संबंध है, दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है, अतः ये भी एक स्वतुल्य संबंध होगा। और ये सबके सब अवयव प्रथम घटक के अवयव जो द्वितीय घटक के अवयव से संबंधित है वह ऐरिक समुच्चय में निश्चित ही होने चाहिए। यदि उसमें नहीं है तो फिर हम ये कह देंगे कि ये एक संबंध ही नहीं है, फिर संबंध नहीं है। अगर नया कोई अवयव आ गया जो ऐरिक समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, तब हम उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते कि ये एक संबंध होगा या नहीं होगा, अर्थात वो संबंध करते ही नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध में हमने पढ़ा कि किसी ऐरिक समुच्चय में विद्यमान प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो तब इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक ज्यामितीय उदाहरण भी लेते हैं। ज्यामितीय उदाहरण, तो देखो एग्जाम्पल, समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय L में, रेखाओं के समुच्चय L में एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है कि, अर्थात संबंध को R से लिखते हैं। इसमें समतल में देखो, समतल में स्थित रेखाओं, बहुवचन है, एक रेखा नहीं है, समतल में अनेक रेखाएं होती है। समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय को L से डिनोट किया गया है। तो इसमें रेखाएं L1, L2 such that every L1, L2 belongs to capital L और L1 समांतर L2। इस प्रकार अब इसको समझे आप, यह संबंध का समुच्चय है और समुच्चय का निर्माण रूप है। इस निर्माण रूप से हम इसको रोस्टर रूप में ला सकते हैं। निर्माण रूप में जाइए, कह रहा है कि क्रमित युग्म में दो रेखाएं L1, L2 है। ये दोनों रेखाएं समुच्चय L में विद्यमान है तथा इन दोनों रेखाओं के मध्य जो संबंध है वह यह है कि रेखा L1 और रेखा L2 समांतर है। रेखा L1 और रेखा L2 समांतर है, अर्थात ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे के
समांतर है। तो देखिए आप, तो इसको हल करेंगे। हल चूंकि समुच्चय L मजला कोष्टक L1 L2 L3 अनेक रेखाएं होगी, डैश डैश डैश। समुच्चय में रेखाएं, समुच्चय में रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। अर्थात समतल में स्थित जो भी रेखाएं हैं उनका एक समुच्चय L बनाया, वह रेखाएं एक दूसरे के समांतर। अर्थात समतल में अनेक प्रकार की रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं भी है, लंबवत रेखाएं भी है, तिर्यक रेखाएं भी है। लेकिन वह रेखाएं, जो भी हम रेखाएं ले रहे हैं समुच्चय में L में, हम उन्हीं रेखाओं को लेंगे जो एक दूसरे के समांतर है। तो क्या ऐसे शर्त होने पर ये दिया गया संबंध, ये जो हमारे पास दिया गया संबंध R है, एक स्वतुल्य संबंध होगा? तो देखिए, समांतर रेखाओं की एक विशेषता होती है कि समतल में स्थित प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है। यहां संबंध R L1, L2 such that every L1, L2 belongs to capital L और L1 समांतर L2। ये हमारे को समझ दिया गया है। क्योंकि समतल में स्थित प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। ये समांतर रेखाओं की प्रकृति है, समांतर रेखाओं का गुणधर्म है कि समांतर रेखाओं का पहला गुणधर्म ये है कि समतल में स्थित प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। समतल में कितनी भी रेखाएं हो, वह निश्चित ही स्वयं के समांतर भी होती है। इसलिए अब देखो, दो रूप बताए थे मैंने, इसलिए L R L every L belongs to capital L। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कर्मत्व गुण के रूप में समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, तो मैं इस रूप में स्थिति व्याख्या नहीं करूंगा। या L, L belongs to R और every L belongs to capital L। अर्थात गणितीय रिप्रेजेंटेशन के अनुसार इस जो रेखा समतल में स्थित है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस गुणधर्म के आधार पर समतल में स्थित प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। इस गुणधर्म के अनुसार मैं कह सकता हूं कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। ये क्लियर? तो ज्यामितिक रूप से भी अपन ने समझ लिया कि समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय में एक संबंध है समांतर का। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध होगा। और स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने यह भी कहा था कि किसी ऐरिक समुच्चय ए में विद्यमान जितने भी अवयव होते हैं, चाहे वह अवयव एक हो, दो हो, तीन हो, अनंत हो, सबके सब अवयव स्वयं से संबंधित हो। एक का संबंध एक से हो, दो का संबंध दो से हो, तीन का संबंध तीन से हो, चार का संबंध चार से हो, तब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं।
अब समस्या ये आती है कि ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो अवधारणा होती है रेखाओं में, रेखाएं समांतर भी हो सकती है, लंबवत भी हो सकती है, तिर्यक भी हो सकती है। रेखाओं से अनेक प्रकार की आकृति का निर्माण भी होता है, त्रिभुज का निर्माण भी होता है, कोण का निर्माण भी होता है, चतुर्भुज का निर्माण भी होता है, पंचभुज का निर्माण भी होता है। तो इसमें से हम यदि एक दो एग्जाम्पल लें, अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय L में रेखाएं एक दूसरे पर लंब है और ये निम्न प्रकार से परिभाषित है कि L1 L2 every L1 L2 belongs to L1 perpendicular L2। समांतर की जगह वह लिख देता है L1 लंबवत L2 अर्थात लंबवत का गुणधर्म आ गया। तो क्या इस अर्थ में दिया गया रेखाओं का संबंध एक समतुल्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मैं कहूंगा कि समतल में स्थित प्रत्येक रेखाएं, समतल में स्थित प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है, लंबवत नहीं होती, लंबवत नहीं होती। प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है लेकिन लंबवत नहीं होती, लेकिन समतल पर वह लंब होती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना। समतल पर स्थित प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है और वे रेखाएं समतल के लंबवत होती है। अर्थात समतल और रेखा के मध्य कोई रिलेशन स्थापित करेंगे तो मैं कहूंगा समतल पर स्थित प्रत्येक वस्तु समतल पर लंब होती है। प्रत्येक वस्तु, एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तुएं, एवरी ऑब्जेक्ट समतल पर कैसे होती है? लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकुलर होती है। चाहे वो टेबल हो, चाहे मैं खुद खड़ा हूं, मैं समतल के लंबवत हूं। समतल में फसल बोते हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, सबके सब समतल के लंबवत होते हैं। समतल पर पहाड़ खड़ा है, समतल के लंबवत है। समतल पर नदियां बह रही है, समतल के लंबवत है। अतः समतल पर स्थित प्रत्येक वस्तु समतल पर लंबवत होती है। समतल के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास की मैथ्स के पार्ट 2 में समतल का लेसन, तब हम समतल के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी से आप इस चीज को लर्न कर लीजिए कि समतल में स्थित प्रत्येक वस्तु समतल के लंबवत होती है। क्लियर हो जाना चाहिए आपका विषय। तो यहाँ पे समतल में जो रेखाएं हैं और उन रेखाओं के मध्य जो संबंध है वो कैसा है? लंबवत का है। तो हम कह सकते हैं कि लंबवत संबंध के अर्थ में ये एक समतुल्य संबंध को व्यक्त नहीं करती। आगे की जो दो वैरायटी है वो बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल ले सकते हो ज्यामिति का। समतल में स्थित सर्वाक्षम त्रिभुजों का एक समुच्चय टी है, टी फॉर ट्राइंगल, लेकिन वो सबके सब त्रिभुज कैसे सर्वाक्षम है? तो सर्वाक्षम त्रिभुजों की एक विशेषता होती है, एक गुणधर्म होता है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वाक्षम होता है, अतः ये समतुल्य संबंध को व्यक्त करता है। समतल में स्थित त्रिभुजों का एक संग्रह टी है तथा ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों का एक गुणधर्म है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए एक समतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य का मतलब हो गया कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो उसको हम स्वतुल्य कहते हैं। तो मोटा मोटा हमने ये समझ लिया कि ज्यामितीय फिगर्स के संबंध में ये जो समतल में स्थित रेखाएं समांतर होने का गुणधर्म रखती है तो निश्चित ही स्वतुल्य संबंध। यदि वह रेखाएं लंबवत होने का गुणधर्म रखती है तो निश्चित ही स्वतुल्य संबंध। यदि समतल में जो समुच्चय दिया गया त्रिभुजों की सर्वाक्षमता का गुण रखता है तो निश्चित ही स्वतुल्य संबंध। यदि सममित होने का गुणधर्म दे रखा है, समरूप होने का गुणधर्म दे रखा है त्रिभुजों का, तो भी निश्चित ही स्वतुल्य। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के उदाहरण लेकर के हमने ये क्लियर कर दिया कि स्वतुल्य संबंध के लिए जिस समुच्चय में जो अवयव होते हैं
उनके मध्य जो संबंध दिया गया है वो एक दूसरे के पर्याय होने चाहिए। जैसे किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों का एक समूह है तथा वे एक दूसरे के सहपाठी है। अब विद्यार्थी का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज और गर्ल्स तो सहपाठी तो सभी हो सकता है। एक साथ पढ़ने वाला पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ पढ़ता तो वो कहेंगे, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहेंगे, साथ सब पढ़ते हैं। तो इस कक्षा का जो संग्रह है उसमें 30 विद्यार्थी है, वह सहपाठी होने का संबंध रखते हैं। तो निश्चित ही मान लीजिए उसमें 5 विद्यार्थी, राम, श्याम, मोहन, हरि और गोविंद 5 है। तो ये पांचों के पांचों राम, श्याम, मोहन, हरि और गोविंद एक दूसरे के सहपाठी है। गोविंद राम का सहपाठी तो राम भी गोविंद का सहपाठी है। तो ये एक प्रकार के संबंध को निरूपित कर रहा है। लेकिन ये किस प्रकार के संबंध को निरूपित कर? सहपाठी स्वतुल्य संबंध है। अर्थात क्या मैं स्वयं अकेला एक स्वतुल्य संबंध, मैं खुद भी तो एक सहपाठी हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले, तो सहपाठी का जो संबंध है वह राम हरि का सहपाठी, तो हरि भी राम का सहपाठी है। इस कारण इस स्वतुल्य की तुलना में सम्मित होगा। इस प्रकार से हम कई प्रकार के एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन इस चीज को क्लियर कर लें कि संबंधों की जो वैरायटी है उसमें सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। अब नेक्स्ट इसको यदि हम इंग्लिश के रूप में समझें तो हमने प्रोनाउन समझा था, और प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है उसमें एक विशेष प्रकार का सर्वनाम होता है जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, स्वयंवाचक सर्वनाम। कौन सा? स्वयंवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्वयंवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर्सेल्व्स, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्व्स। तो उन्हें हम कहते हैं स्वयंवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। आई का स्वयंवाचक सर्वनाम आई सेल्फ, वी का आवर्सेल्व्स। अब नेक्स्ट है समुच्चय के भेद, सेकंड भेद सममित संबंध। सममित संबंध ये सेकंड भेद है, सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, सम्मित संबंध। अब देखो ये सबसे ही पता पड़ रहा है, इससे ही हम नॉलेज लगा सकते हैं सेमेट्रिक रिलेशन। सेमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसके लिए हम थोड़ा ज्यामिति की तरफ अग्रसर होते हैं। एक आकृति जैसे वैसे उसका दूसरा पोर्शन भी सेम वैसा ही हो और एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक दे तो उसे हम कहते हैं सर्वाक्षमता। लेकिन सममित अक्ष क्या है कि एक ऐसी आकृति जिसमें एक ऐसी रेखा विद्यमान हो जो उस आकृति को एक जैसे रूप में डिवाइड कर दे तो उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, समझिए आप। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ज्यामिति की वह आकृति जो 3 रेखाओं से निर्मित होती है तथा जिसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण परस्पर बराबर हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म होता है कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। यदि इस समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से ये 3 त्रिभुज की विशेषता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 रेखाएं होती हैं। किसी भी शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से इस समूह भुजा पर डाल दिया गया लंब तो ये दोनों तरफ उस त्रिभुज को समान भाग में विभाजित कर देता है। तो ये जो लंब डाला मैंने ऐसे बीसी के ऊपर, ये सममित अक्ष कहलाएगा। इसका समबाहु त्रिभुज एबीसी का सममित अक्ष कहलाएगा। और इस सममित अक्ष के दोनों तरफ त्रिभुज एक जैसा दिखाई दे रहा है।
तो यही गुणधर्म है सिमेट्रिक का भी, यही गुणधर्म है सिमेट्रिक का भी। तो इसे हम कैसे करते हैं, किसी, देखो आप समझें, किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए कैपिटल ए में विद्यमान अवयव अर्थात एलिमेंट यदि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, तब संबंधों के समुच्चय R में, संबंधों के समुच्चय R में वह सममित संबंध को व्यक्त करेगा, सममित संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर? अगेन रिपीट, किसी अरिक्त समुच्चय ए में विद्यमान अवयव यदि एक दूसरे से संबंधित हो, आमने सामने, तब संबंधों के समुच्चय R में यह सममित संबंध को व्यक्त करता है, सिमेट्रिक संबंधों को। तो गणित के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? गणित के रूप में, गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए आर बी इंप्लाई डेट बी आर ए का बी के साथ जो संबंध है वही बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं सममित संबंध। ए आर बी इंप्लाई डेट बी आर ए, एवरी प्रत्येक ए बी बिलोंग कैपिटल ए, जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है। समुच्चय ए में निहित अवयव दिया गया, ए का अवयव ए का संबंध जो बी से वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये सममित संबंध है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स आर, तब बी ए बिलोंग्स आर। अगर ए बी आर में मौजूद है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, अतः कभी देखोगे समुच्चय आर में विद्यमान होना चाहिए। देखो मैंने कहा था कि ऊपर का जो गणितीय रूप है ये अवयव के संदर्भ में, जब आपको अवयव दिए गए हो तब, और ये जब क्रमिक युग्म में दिए गए हो तब, क्रमिक युग्म में दिया गया है तब आर का क्रमिक युग्म के रूप में जो समुच्चय बनेगा, आर समुच्चय का जो समुच्चय बनेगा वह क्रमिक युग्म के रूप में बनेगा, उनमें ये क्रमिक युग्म विद्यमान होने चाहिए। अर्थात जैसे 1 का 2 से संबंध है तो इस क्रमिक युग्म में 2 से 1 का संबंध भी आना चाहिए। अर्थात किसी समुच्चय में 2 अवयव है और इनका, मान लीजिए मेरे पास समुच्चय ए है और इस समुच्चय ए में 1 और 2 अवयव है, इसको यदि मैं संबंध के रूप में व्यक्त करूंगा तो मैं कहूंगा आर सबसेट ए और इक्वल टू, अर्थात मुझे अरिक्त समुच्चय ए और ए का क्या करना है, कार्य गुणन करना है। तो कार्य गुणन करूंगा तो मेरे पास r इक्वल टू 1 का 1 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, ये इस रूप में आ गया। इसमें मैं देखूंगा एक अवयव 1 और 2, क्या 1 का 2 से जो संबंध है वही 2 का 1 से संबंध भी है, तो देख 1 और 2 और 1 आ गया। ए बी बिलोंग आर, यहां हियर 1 2 बिलोंग आर, देन 2 1 बिलोंग आर, अतः यह है सममित संबंध। इस क्रमिक के समुच्चय में और देखता हूं अवयव 1 और 2 है, 1 का 1 से भी संबंध है, 2 का 2 से भी संबंध है, तो यहां मुझे यहां 1 1 बिलोंग्स टू आर और देने और 2 2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात अवयव 1 1 से भी संबंधित है, अवयव 2 2 से भी संबंधित है,
तो इस दिया गया संबंध जो क्रमिक ध्रुवों के समुच्चय के रूप में जो मुझे संबंध दिया गया है वह स्वतुल्य और सममित दोनों ही, क्योंकि ऐरिक समुच्चय ए में दो अवयव है, 1 और 2, तो एक का संबंध 1 से भी है, 2 का संबंध 2 से भी है, एक का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 1 से भी है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य और सममित अर्थात सममित के साथ साथ ये स्वतुल्य का भी गुणधर्म रखता है। तो आप ये क्लियर कर लें कि ऐसा कोई संबंध आ सकता है जो स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो, और ऐसा कोई संबंध भी आ सकता है जो सममित हो लेकिन स्वतुल्य नहीं। जैसे ज्यामितीय कोण में हमने लिखे एक एग्जांपल लेते हैं, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। मैंने अभी प्रीवियसली पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय L, जिसमें रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो मेरे पास एक संबंध R है, इसमें L1 L2 के रूप में मैंने एक एग्जांपल दे दिया, सच दैट एवरी L1 L2 बिलोंग टू कैपिटल I और L1 लंबवत L2। ये मेरे पास संबंध दे रखा है। अब यदि मैं समतल में स्थित रेखा है, जो रेखा L1 L2 पर लंब है, देखिए डायग्राम बनाता हूं, रेखा L1, ये रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? समतल में स्थित वह ज्यामितीय आकृति जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सकती है, उसे हम रेखा कहते हैं। तो ये L1 रेखा है, इसमें इसके ऊपर L2 है, ये रेखा L2 है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अर्थात L2 रेखा L1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और L1 रेखा भी L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थात रेखा L1 L2 पर लंब है, L1 लंबवत L2, तब L2 लंबवत L1 भी है, भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि L1 R L2 तब L2 R L1 संबंध से निहित है, संबंध से निहित है। अर्थात समतल में स्थित रेखाएं यदि एक दूसरे पर लंबवत रहने का गुणधर्म रखती है तो वह एक प्रकार से सममित संबंध को निरूपित करती है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि समतल में स्थित रेखाएं लंबवत होने का गुणधर्म रखती है तो वह निश्चित ही स्वतुल्य संबंध को व्यक्त नहीं करती है, लेकिन सममित संबंध को व्यक्त करती है। नेक्स्ट जो अगला जो एग्जांपल है वो एक अलग बात है। अगर यही रेखाएं समांतर होती तो मैं कह सकता हूं कि रेखा L1 L2 के समांतर है, तो निश्चित ही L2 भी L1 के समांतर है। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कब कहलाती है? समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उनके मध्य की लंबवत दूरी सदैव बराबर हो। जहां तक वह दोनों साइड में जहां तक अनंत तक जा रही है वहां तक उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। अर्थात समतल में स्थित दो रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उनके मध्य की लंबवत दूरी सदैव बराबर हो। जैसे एक रेखा L1 है और एक रेखा L2 है, यदि इनके मध्य की ये जो डिस्टेंस है ये कहीं भी जाए 90 डिग्री का एंगल बना रहे, दोनों एकांतर कोण पर बराबर है, लेकिन समान सब जगह की जो लंबवत दूरी है इनके मध्य की दूरी, छोटी क्लास में हम पढ़ाते हैं कि दो रेखाओं के मध्य की दूरी यदि सर्वत्र बराबर है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन थोड़ा हम स्टैंडर्ड पढ़ना चाह रहे हैं ना, कक्षा 12 पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उनके मध्य की लंबवत दूरी सदैव बराबर हो, सदैव बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको कहते हैं दो रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी कहेंगे। ये हम मैथ्स के समतल पाठ में पढ़ेंगे। समतल जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैथमेटिक्स का समतल पाठ पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको एक इसके संदर्भ में बताऊंगा कि दो रेखाएं सदिश रूप में दी गई है, इनके मध्य की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वे रेखा R1 ये है, R2 ये है,
रेखा R1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, रेखा R2 इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा B2। तो इनके बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा, उनकी मध्य की नंबर दूरी है। तो अर्थात रेखाएं लंबवत होने का, समांतर होने का गुणधर्म रखती है, तो वह समय संबंध को भी व्यक्त करती है। अर्थात समांतर रेखाओं के गुणधर्म के संदर्भ में रेखाएं समतुल्य भी होती है और सममित भी होती है, लेकिन लंबवत रेखाओं के गुणधर्म में रेखाएं कभी भी समतुल्य नहीं होगी। अब आ जाता है ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में। कई बार ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में भी आता है। कहा जाता है कि समतल में स्थित त्रिभुजों के समुच्चय टी में त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग समूह। तो पहला गुणधर्म कि T1 त्रिभुज T1 और त्रिभुज T2। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम है, क्योंकि यदि त्रिभुज एक दूसरे के परस्पर सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं यदि, अगेन दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं यदि वे आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले, उन्हें हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। अर्थात सर्वांग समता के गुणधर्म में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज यदि सर्वांग समता का गुणधर्म रखते हैं तो निश्चित ही समय संबंध को भी व्यक्त करते हैं, और यदि समरूप होने का गुणधर्म भी रखते हैं तब भी वह समय संबंध को व्यक्त करते हैं। समरूपता और सर्वांग समता में अंतर होता है। सर्वांग सम त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, जबकि समरूप त्रिभुज आकृति में एक जैसे होते हैं, लेकिन एक आकृति छोटी और एक आकृति बड़ी होती है। इसका हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुजों के अलग गुणधर्म होते हैं, समरूपता के नियम अलग होते हैं, सर्वांग समता के नियम अलग होते हैं। ये हमारी कक्षा 10वीं की बात है। तो हमने समय समझ को विस्तार से समझ लिया। तो इसका भी हमारे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर तब बी ए बिलोंग्स टू आर। ये तो क्रमिक रूप के रूप में ए आर बी सच दैट बी आर ए और ए बिलोंग्स टू आर, ये अवयव के संबंध के रूप में। अब हमारे पास तीसरा संबंध आता है संक्रामक संबंध। अब हमारा तीसरा संबंध कौन सा आता है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। एक संबंध एक ऐरिक समुच्चय ए में, एक ऐरिक समुच्चय ए में एक संबंध आर परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है, दिया गया होगा या तो वह संबंध आर आपको निर्माण रूप में दिया होगा या फिर आपको वह संबंध रोस्टर रूप में दिया होगा। मान लीजिए मेरे पास ऐरिक समुच्चय ए है, इसमें तीन अवयव है 1 2 और 3। इसका संबंध आर बनाता हूं मैं, तो 1 1 1 2 2 3 1 3। देख लिया, थोड़ा मैंने इसको पढ़ा क्योंकि आर इज द सबसेट एंड इक्वल टू ए इंटू ए। संबंध की परिभाषा से कि आर ए इंटू ए का उपसमुच्चय भी होता है और पूरा पूरा ए इंटू भी होता है, उसे हम संबंध कहते हैं। तो ये मेरे पास आर ए इंटू ए का उपसमुच्चय, इसमें देखने पर प्रतीत होता है कि एक का संबंध 2 से भी, 2 का संबंध 3 से भी और एक का संबंध 3 से भी। अर्थात 3 अवयव है जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, इसलिए हम इसको संक्रामक संबंध कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। अर्थात मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको गणितीय रूप में, गणितीय रूप में ए आर बी imply comma B R C imply that A R C। अर्थात A और B के बीच में जो संबंध है वही संबंध B और C के बीच में होना चाहिए, तथा वही संबंध पहले और तीसरे अवयव अर्थात A और C के बीच में होना चाहिए। Every
ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अर्थात किसमें ऐरिक समुच्चय ए में। तो ये मेरे पास आ गया अवयव के रूप में संक्रामक संबंध का गणितीय प्रतिरूप। ऐसे ही इसे मैं फिर लिखूं में ए बी बिलोंग्स आर, बी सी बिलोंग्स आर, implies that AC belongs R, अर्थात ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, तो निश्चित ही ए सी भी आर में होना चाहिए कभी। ये अलग है, ये अलग है, दोनों की अलग अलग वेरायटी है। अवयव दिए गए हो तब ये वेरायटी लगाएंगे, और ये जब मेरे पास कभी उनका समुच्चय दे रखा है तब मुझे ये देखना। देखो नीचे वाला जो पोर्शन है वो इससे मिलता जुलता है। इससे मिल रहा है कि ए बी बिलोंग्स आर, एक दो आर में इसमें, बी सी 2 और 3, जिसमें ए बी सी लिख सकता हूं, बी सी 2 और 3 आर में, तब निश्चित ही 1 और 3 मुझे देखना है निश्चित ही होना चाहिए। 1 और 3 भी आर में आता है, तो प्रथम घटक और तीसरा घटक भी उस आर में ही मौजूद होना चाहिए। वेयर आर इज ए सेट ऑफ रिलेशन, जहां आर संबंधों का एक समुच्चय है, तो ये संक्रामक संबंध होने का गुणधर्म। अब यदि मैंने आपको केमिस्ट्री के रूप में तो बता दिया, ऐसे ही मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बता सकता हूं। समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय यदि समांतर होने का गुणधर्म रखता है तो वह निश्चित ही वह तीनों रेखाएं L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो निश्चित ही L1 भी L3 के समांतर होगी। अर्थात पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो पहली और तीसरी रेखा भी समांतर होगी। अर्थात समांतर रेखाओं के गुणधर्म में ये एक संक्रामक संबंध को व्यक्त करती है। ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, और ये रेखा L3 है। देखो एक L1 समांतर L2, L2 समांतर L3, इससे भी ये परिणाम बोध हो रहा है कि L3 L1 समांतर L3, अर्थात ये संक्रामक संबंध है। पहली रेखा दूसरे के समांतर, दूसरी तीसरी के समांतर, तो पहली तीसरी के समांतर। इसी प्रकार से समतल में स्थित रेखाएं एक दूसरे के लंब है, अर्थात L1 लंब है L2 के, L1 L2 के लंब है, अर्थात ये समय संबंध है। और L2 L3 के लंब है, L2 L3 के लंब है। तब क्या L1 L3 के लंब होगी? नहीं, L1 L3 के समांतर होगी। L1 क्या होगी? L3 के समांतर। कैसे बनेगी? देखिए आप, जैसे मैंने ये L1 रेखा ली, ये L1 रेखा, इस पर लंबवत कौन है? L2 रेखा। समतुल्य तो है नहीं, और L3 L2 पर लंब है, ये L3 है, ये L3 है जो L2 पर लंब है। देखो स्वतुल्य संबंध नहीं है। कौन सा? जब लंबवत होने का गुणधर्म हो। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो L3 और L1 एक दूसरे के समांतर, ये देखो समांतर है। अर्थात L1 लंब है L2 के, L2 लंब है L3 के, तब L1 समांतर होगी L3 के। अर्थात ये संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध को व्यक्त नहीं करती। कौन? लंबवत होना। अर्थात समतल में स्थित रेखाएं लंबवत होने का गुणधर्म रखती है, तो वह रेखाएं केवल और वह समुच्चय केवल और केवल संक्रामक संबंध को व्यक्त करता है, सममित संबंध को व्यक्त करता है, समतुल्य और संक्रामक नहीं होती। इसी प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों में त्रिभुज के गुणधर्म कि वह समरूप है या सर्वाक्षम है, तो दोनों ही कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस गुणधर्म के आधार पर, दिया गए गुणधर्म के आधार पर त्रिभुजों का समुच्चय यदि सर्वाक्षमता का समुच्चय है, त्रिभुजों का जो समुच्चय व सर्वाक्षमता का गुणधर्म रखता है, तो वह निश्चित ही संक्रामक होगा। सममित होने का गुणधर्म रखता है त्रिभुजों का समुच्चय, तो वह निश्चित ही संक्रामक भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास संक्रामक संबंध होने के लिए
पहले घटक और दूसरे घटक के मध्य जो संबंध है वही संबंध दूसरे और तीसरे के मध्य भी है, तब निश्चित ही पहले और तीसरे के मध्य भी वही संबंध होना चाहिए। तब मैं ये कह सकता हूं कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, अदरवाइज नहीं। हमने ये विस्तार से जाना कि एक संबंध आर परिभाषित है। सबसे पहले तो ये निश्चित कर लीजिए कि दिए गए एरिक समुच्चय में संबंध आर परिभाषित भी है या नहीं। और आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी संबंध होंगे सबके सब परिभाषित होंगे। अपरिभाषित संबंध आपको दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब वह संबंध परिभाषित नहीं है तो फिर उसका वर्गीकरण भी नहीं किया जा सकता। तो क्लियर, संबंध परिभाषित होना चाहिए, और संबंध जो परिभाषित है उसके अनुसार संबंध 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब एक और विशिष्ट संबंध हो गया, एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो एक एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है मित्रों कि दिए गया संबंध तुल्यता संबंध को व्यक्त करता है या नहीं। तो हम तुल्यता संबंध, दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कब होगा? जब वह संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मत भी हो और संक्रामक भी हो। जैसे समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय एल में रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तब हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय पर परिभाषित संबंध निश्चित ही एक तुल्यता संबंध को व्यक्त करता है, क्योंकि समांतर रेखाओं का गुणधर्म तीनों ही संबंधों के लिए लागू होता है। समांतर रेखाओं के गुणधर्म में वह रेखाएं समतुल्य भी होती है, सम्मित भी होती है और संक्रामक भी होती है। अतः ये एक तुल्यता संबंध को व्यक्त करता है। आप लिखे तुल्यता संबंध। तुल्यता, तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है? स्वतुल्य, सम्मित और तीसरा ले लें और थर्ड संक्रामक। एक संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि दिया गया संबंध स्वतुल्य सम्मित के साथ साथ संक्रामक भी हो, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। जैसे समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय एल में रेखाएं एक दूसरे के समांतर उनका गुणधर्म रखती है, तब ही इस रेखाओं का समुच्चय निश्चित एक तुल्यता संबंध है। यदि गुणधर्म लंबवत होने का है तब हम कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। यदि ये संबंध लंबवत होने का तो कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध। यदि त्रिभुज का समुच्चय में त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के सर्वांग संबंध, हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध है। त्रिभुजों के समुच्चय में यदि त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो हम कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों, हमने आज बारीकी से इस चीज का अध्ययन किया है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध 3 प्रकार के होते हैं: स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यदि एक ऐसा संबंध जो तीनों ही संबंधों को सिद्ध करता हो, अर्थात दिए गए संबंध में तीनों ही वैरायटियां मौजूद हो, तब इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं। तुल्यता कोई अलग से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जब तक इन तीनों संबंधों के संदर्भ में हम पुख्ता जानकारी नहीं रखते तब तक हम छोटा समझे तुल्यता संबंध है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाएंगे। तुल्यता संबंध होना या नहीं होना, इन तीनों संबंधों की पुष्टि होने के बाद ही कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है या नहीं। ये तीनों संबंध पुष्टि हो जाती है कि दिए गए संबंध में जो 2 अवयवों के मध्य, उस एरिक समुच्चय के अवयवों के मध्य जो शर्त दी गई है, संबंध की जो शर्त दी गई है, वह तीनों की पालना करते हैं, तब हम उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। अब मित्रों देखिए, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, अर्थात इसका एक संघ समुच्चय बन गया तुल्यता संबंध, एक संघ समुच्चय जिसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो गया। लेकिन एक ऐसा संबंध भी है, स्वतुल्य संबंध में एक ऐसा संबंध भी मौजूद है कि एक संबंध
ऐसा होगा जिसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल शून्य से संबंधित हो, तब उस प्रकार के संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। अर्थात एक का एक से संबंध हो, दो का दो से संबंध हो, तीन का तीन से संबंध हो, फिर एक का तीन से संबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात एक का किसी से भी संबंध नहीं होना चाहिए, केवल एक से, दो का किसी से भी संबंध नहीं होना चाहिए, केवल दो से, तीन का किसी से भी संबंध नहीं होना चाहिए, केवल तीन से हो, तब हम इस प्रकार के संबंध को तत्समक संबंध कहते हैं और इसे हम IR द्वारा व्यक्त करते हैं। IR किसी रैखिक समुच्चय में तीन अवयव 1 2 3 है, तब इसका तत्समक संबंध 1 1 2 2 3 3 होगा। और हम कह सकते हैं कि दिया गया तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अर्थात प्रत्येक तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते हैं। तो ये भी हमारे को समझ में आना चाहिए तत्समक संबंध किसे कहते हैं और तत्समक संबंध को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो तत्समक संबंध को IR द्वारा डिनोट किया जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन द्वारा डिनोट करते हैं। तो एक स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता और तत्समक संबंध। एक छठा संबंध और है प्रतिसम्मित संबंध। कौन सा होता है? प्रतिसम्मित संबंध। एक संबंध आज इस प्रकार से हो कि उसके अवयव एक दूसरे से उसमें मौजूद रैखिक समुच्चय में मौजूद अवयव एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एक का दो से, दो का एक से, दो का तीन से, तीन का दो से, तीन का चार से, चार का तीन से, एक का तीन से, तीन का एक से, लेकिन ए बराबर बी हो, अर्थात प्रथम घटक का अवयव बराबर द्वितीय घटक का अवयव हो, तब हम उसको कहते हैं प्रतिसम्मित संबंध। तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिसम्मित संबंध। सम्मित संबंध नहीं, प्रतिसम्मित संबंध। सम्मित का उल्टा प्रतिसम्मित। सम्मित में क्या होता है? अवयव बराबर ए बराबर बी होना आवश्यक नहीं, लेकिन प्रतिसम्मित में ए बराबर बी होना आवश्यक है। ये एक प्रकार की कंडीशन आ गई मेरे पास। किस प्रकार की कंडीशन आ गई? किस प्रकार की आइडेंटिटी रिलेशन जैसी कंडीशन को शो करता है। तो देखिए मित्रों, आज हमने काफी समय से पढ़ रहे हैं और क्लियर हमने ये समझ लिया है कि संबंध किसे कहते हैं। तो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय या स्वयं कार्तीय गुणन को हम संबंध कहते हैं। अर्थात प्रत्येक संबंध अरिक्त समुच्चय एक एक कार्तीय गुणन का उप समुच्चय या स्वयं होता है। कार्तीय गुणन के उप समुच्चय या कार्तीय गुणन में विद्यमान समुच्चयों जो क्रमिक गुणों के रूप में होते हैं, क्रमिक गुणों के अवयवों के मध्य कैसा संबंध है उसके आधार पर हम संबंधों का वर्गीकरण करते हैं। और संबंध मुख्यतः तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। एक ऐसा संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। और एक ऐसा संबंध जिस रैखिक समुच्चय में विद्यमान प्रत्येक अवयव केवल और केवल शून्य से संबंधित हो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। और एक ऐसा संबंध जिसमें AR भी हो लेकिन BR भी मौजूद हो, साथ में A बराबर B होना चाहिए, तो उसे हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा, जो विज्ञान संकाय का एक उत्कृष्ट संस्थान है और विगत 14 वर्ष से विज्ञान संकाय संचालित है, इसमें आप विश्वास व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।